ठीक है। ये कल मैंने आपको टॉपिक दिया था छोटा सा, अब ये मैंने सॉल्व करके यहाँ पर आपके सामने रख दिया है। इस टॉपिक को पढ़ के मुझे 3 बातें आपको निकाल के बताना है, कौन सी 3 बातें इस टॉपिक की महत्वपूर्ण है ना। देखो, हर टॉपिक जो भी आपके सामने आया ना, उसके अंदर 2-3 बातें वो कर रहा होगा ना। पहले वो इंट्रो करता है, फिर एक लेता है टर्न, फिर एक लेता है टर्न। जैसे यहाँ पर जब आप पढ़ोगे, अ प्रपोजल नोन एज वन नेशन वन इलेक्शन, आप सभी को पता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव का संकल्प आया कि सारे चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और ये स्टेट के असेंबलीज के एक साथ हो जाना चाहिए। तो ये सवाल है, प्रपोजल है बेसिकली। तो एक पॉइंट हमारा महत्वपूर्ण क्या है, इस जो समरी का जो मेन कंसर्न है क्या है कि देयर इज सम प्रपोजल। तो प्रपोजल से वो शुरुआत करेगा। वन नेशन इलेक्शन कॉल्स फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन टू बी हेल्ड इन इंडिया। इसका मतलब क्या होता है, बोथ द स्टेट और लोकसभा के साथ में होना चाहिए। ठीक है, एक है कि प्रपोजल आया है, एक चीज है उससे होगा क्या, व्हाट इज द गोल। द गोल इज टू मेक द वोटिंग प्रोसेस स्मूथर। फिर इलेक्शन, कम चुनाव होंगे, गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी मिलेगी, है ना, रिसोर्सेज भी सेव होंगे, रिड्यूस इंटरप्शन फ्रॉम कॉन्स्टेंट कंपेनिंग, है ना। ये सब सारे फायदे गिना दिए उसने कि जब एक नेशन एक इलेक्शन होगा तो एक साथ चुनाव होंगे, तो हमारे सोर्सेज बचेंगे, हमारे रिसोर्सेज बचेंगे, और जो गवर्नमेंट को मिलेगी एक स्टेबिलिटी, है ना, प्रोसेस स्मूथ हो जाएगी। चुनाव आयोग भी हमेशा परेशान होता है, अनाप शनाप खर्चा होता है हर बार इलेक्शन के नाम पर। तो ये पहला है, एक प्रपोजल आया है। दूसरा, उसके क्या बेनिफिट रहेंगे, दूसरा हिस्सा। तीसरा, हाउएवर सम पीपल वरी इट माइट बी टू हार्ड टू डू, could affect how power is shared between the national and state government and might need changes to the constitution। अब कुछ लोगों का कहना है इनकी इश्यू से विचार हो गया। क्या इशू है कि जो पावर कंट्रोलिंग है, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है वो, माइट नीड चेंजेस करना पड़ेंगे संविधान में, वो चैलेंज बता रहा है। द आइडिया ऑफ हैविंग वन नेशन इज स्टिल बीइंग टॉक्ड अबाउट with debates focusing on how practical it is and what it means for India's democracy। तो इस पूरे पैरा में से आपको 3-4 पॉइंट महत्वपूर्ण है। एक, देयर इज सम प्रपोजल ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, उसका फायदा क्या होगा, वो 3-4 फायदे उसने गिना दिए हैं। उसके चैलेंजेस क्या है कि संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको देखना पड़ेगा। और चौथा पॉइंट क्या है कि डिबेट अभी भी हमारे देश में भैया जारी है। ये 4 पॉइंट को लेकर अगर आप कोई भी पैरा तैयार करते हो 3 लाइन का, तो आपका आंसर परफेक्ट है। अब आप ये आंसर चेक कर लो, इंडिया प्रपोजल आ गया आपका। उसके बाद बाकी बकवास उठाते हैं, सीधा साइमल्टेनियस क्या होगा, स्टेट और लोकसभा के इलेक्शन। वो करता क्या है, सीधा आप उस पर जंप कर गए। फिर करेगा क्यों, टू इंक्रीज इफिशियंसी एंड रिड्यूस कंपेन डिस्ट्रप्शन। सीधी सी बात है, आपको फायदा क्या है। तो पहले प्रपोजल आया, फिर उसका भैया फायदा आ गया, इट फेसेस चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटेशन। अब चैलेंजेस क्या होगे भैया, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस, और डिबेट अभी भी चल रही है। तो जो बातें यहां पर इतने सारे शब्दों में कही गई, वही उसके 1/3 पार्ट में यहां पर कही गई। आप इसका फेयर आंसर लिख लीजिए, ताकि वो आइडियल आंसर आपको पता रहे कि दिस मस्ट बी द आइडियल आंसर ऑफ दिस समरी। आपको चेक करना है कि क्या इस पूरी समरी में से कोई बात थी जो महत्वपूर्ण थी और यहां पर नहीं आई। ऐसा नहीं है, सारी महत्वपूर्ण बातें, चीजें यहां पर आ चुकी है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। बड़ा लेट नहीं होना कल से, है ना। नहीं, वो राष्ट्रपति भी आया तो, है ना, क्लास क्लास होती है बेटा। क्या जानते हो गवर्नर के बारे में तुम, उसको पॉलिटिक्स का बच्चा ही उन्हें गवर्नर मानता है ना, बाकी पॉलिटिक्स तो उन्हें इतना सम्मान नहीं दे पाती भैया। चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए भैया। जो समरी घर पे अकेले नहीं करेगा, केवल यहाँ के कॉपी पेस्ट कर लेगा, वो उसको सीखने को नहीं मिलेगा।
आइडियल आंसर का मतलब ये नहीं होता है कि यही सही है, आपका भी सही हो सकता है, बस बातें सारी आ जाए, है ना। अगर आपकी 3 पंक्ति में सारी बातें ये तो आपका भी सही है। हो गया। चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमको ये चीज करना है। मैं फिर बोल रहा हूं, रोज आपको पैराग्राफ दूंगा, रोज आप सोचना कि इसमें क्या महत्वपूर्ण है, क्या मैं सही जा पा रहा हूं, क्या मैंने वो 10 शब्द सही चुने हैं जो इसका हिस्सा होना चाहिए। वही है, कल जो एग्जांपल दिया था, दाल बाफले की थाली में आप चेक कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, क्या महत्वपूर्ण और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। अगर वो आपने चेक कर लिया तो आप समरी सीख गए। उसके बाद आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस थोड़ी ठीक होना चाहिए, जिसके माध्यम से आप उसको बढ़िया तरीके से फ्रेम कर पाओ। जितनी अच्छी इंग्लिश होगी उतना ही अच्छा आपका समराइजेशन होगा, उतना इजी आपके लिए होगा। जितनी टफ इंग्लिश होगी आपको उतनी बार और उतना सोचना पड़ेगा बार बार कि अब क्या शब्द फंसाऊं, क्योंकि आपको कम से कम में करना है। तो आपको तो उसकी प्रैक्टिस भी आपकी होना चाहिए। 60% ठीक है, नहीं 100% होगा, धीरे धीरे करेंगे प्रैक्टिस। आवाज अगर नहीं आ रही है तो मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। ये सॉल्व समराइजेशन आपको मिल जाएगा, चिंता है कोई बात नहीं। सीधा मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं अपने, जजमेंट राइटिंग और उसके दो महत्वपूर्ण हिस्से, मार्शलिंग और एप्रिसिएशन को अपन समझते हैं। एम आई ऑडिबल? एक बच्चे का लगातार मैसेज, आवाज नहीं आ रही है, प्लीज मुझे बताइए क्या मेरी आवाज आप तक आ पा रही है। हाँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। असेंस तो वही है, जो मुख्य बातें हैं 4-5 वो आ जाना चाहिए। चलो ऑडिबल है ये सब, ठीक है। अब अपन ने जजमेंट को लेकर अभी तक क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा कि एक चीज होती है फॉर्मेट जो बहुत महत्वपूर्ण है ना।